जय हिंद। आइए हम सेकेंड क्लास आज का स्टार्ट करते हैं। कल के क्लास में हम लोग सीखे थे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और वास्तविक संख्या पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, वास्तविक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, परिमेय अपरिमेय टोटल संख्या सीखे थे। और वास्तविक संख्या का निर्माण कैसे हुआ हम कल के क्लास में सीखे थे। तो कल के क्लास आप लोग को एक बार देखना बहुत जरूरी है। हालांकि जो लोग आज के क्लास में है एकदम समझ में आएगी और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आइएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट ध्यान दीजिए। अगर हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 में, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। हम कल के क्लास में एल्गोरिथम क्या होता है, प्रमेय क्या होता है, कल बता चुके हैं। हालांकि आइए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा 1 मिनट में कल के क्लास वाला रिवीजन करते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा इजी लगेगा। हम कल के क्लास में सीखे थे कि अगर 3 में हम 16 से भाग करें तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, यहाँ पर बचा 1। अब आप बात ध्यान एक दीजिएगा कि एक को अगर हम लिखना चाहें तो एक को हम लोग लिख सकते हैं आर, क्योंकि ये रिमाइंडर है। हम 5 को लिखते हैं क्यू से, हम 16 को लिखते हैं ए से, और हम 3 को लिखते हैं बी से। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ये आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर मतलब ए कितना है 16, बराबर बी कितना है 3, और क्यू कितना है 5, और आर कितना है 1। तभी तो आया 3 × 5 = 15, 1 16। और यही कहलाती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब इसी का हम लोग थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ा दे। जैसे हम यहाँ पे 16 में 15, 3 में 15 से डिवाइड करें। ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग 3 में 16 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, और यहाँ पे कैरी कितना, यहाँ पर शेषफल कितना बचा 1। अब एक स्टेप क्लियर हुआ। अब दूसरा स्टेप है 3 में 1 में हम लोग 3 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। यानी जब तक 0 नहीं आती है तब तक हम इसको भाग देते चलेंगे और स्टेप लिखते चलेंगे। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप बना है, यहाँ पर सेकेंड स्टेप। देखिए कैसे, जैसे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये ए का काम करेगा, ये आपका क्यू का काम करेगा, ये आपका आर का काम करेगा, और ये आपका बी का काम करेगा। उसी प्रकार दूसरा स्टेप में ये ए का काम कर देगा, ये काम करेगा क्यू का, ये काम करेगा आर का, और यहाँ पर ये काम करेगा बी का। तो 2 स्टेप बना है, और 2 स्टेप में हम इस क्वेश्चन को लिख देंगे, और वही कहलाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जैसे फर्स्ट स्टेप बना ये था कि अगर हम लिखे तो 16 बराबर 3 × 5, और प्लस यहाँ पर शेष कितना है 1, क्योंकि 16 क्या है ए है, 5 3 क्या है बी है, 5 क्यू है, और आर 1 है। उसके बाद से दूसरा स्टेप ये बना है। फिर ये देखिए ए का काम करेगा तो लिखेंगे 3 बराबर यहाँ पर 1 × 3 और प्लस में 0, और यहाँ पे ये वाला कहलाता है आपका एचसीएफ। अब ये ही मेरा एक इसका एचसीएफ था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग इसी तरीका से इसमें हम लोग कल के क्वेश्चन सीखे थे। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको कल के क्लास पूरे समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम आज के क्लास की और बात करते हैं। ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम 196 में 38 220 से भाग करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा एक मर्त में जाएगा तो 196 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बात ध्यान दीजिएगा कि अगर हम 2 में से 6 को घटाएं तो नहीं घटेगा, तो हम एगो इस तरह से हासिल लेंगे तो ये 12 बन जाएगा। 12 में से 6 गया, 6 बचा, यहाँ पर अब 7 हो जाएगा। 7 में से 9 नहीं जाएगा तो एगो फिर इधर से हासिल लेंगे तो ये 17, 17 में से 9 गया तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 गया तो ये हो जाएगा आपका 1। अब यहाँ से हम क्या उतार देंगे, 2 उतार देंगे। फिर हम भाग करेंगे, यहाँ पे फिर हम गुणा करेंगे तो ये 5 नहीं 9 मर्त में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 × 6 = 54 के 4 हाथ में लगा 5। फिर देखिए 9 × 9 = 81, और 5 × 86 के 6 हाथ में लगा 8। फिर देखिए 9 × 1 = 9, और 8 ये आपका हो जाएगा 17। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इसको फिर हम घटाना चाहें तो यह 2 में से 4 तो नहीं जाएगा, तो हासिल लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो 12 में से 4 गया तो ये कितना बच जाएगा 8। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 5 अब हो गया, तो 5 में से 6 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे तो ये 15 हो जाएगा। 15 में 6 गया कितना हो जाएगा 9, और ये 17 7 7 कट गया, 1 1 खत्म। फिर अब यहाँ से हम क्या उतार देंगे 0। अगर फिर हम अगले स्टेप की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, अगले स्टेप में हम लोग ये आपका चला जाएगा 5 मर्त में, तो लिखेंगे 6 × 5 = 30 के 0 हाथ में लगा 3, 9 × 5 = 45, 3 × 48 के 8 हाथ में लगा 4,
5 एकम 5 4 9। अब यहाँ पे कट गया, अब एक स्टेप में ही ये कट गया। देखिए जब तक पूरा में हम भाग नहीं करेंगे ना तब तक मेरा एक स्टेप नहीं होगा। तो हम पूरा में भाग किए तो यहाँ तक एक स्टेप आया, लेकिन ये एक ही स्टेप में कट गया। तो एक ही स्टेप में कट गया तो और भी बढ़िया है, हम यहाँ पर लिख देंगे 38 220 स्टेप नंबर फर्स्ट बराबर। यहाँ पर देखिए इसको, इसके बाद हम इसको लिखते हैं क्योंकि हम क्या लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का काम ये करेगा तो ये लिख दिए, बी का काम ये करेगा 196, तो लिखेंगे 196 और यहाँ पे देखिए गुणा, क्या लिखेंगे गुणा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 196 गुणे, यहाँ देखिए क्यू, क्यू का काम कौन करेगा 195, तो लिखेंगे 195 और प्लस आर कितना है 0। और ये वाला मेरा कहलाता है एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर इस क्वेश्चन में कितना आ गया 196 और यही मेरा आंसर। तो इस तरीका से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे करेंगे। अब अगला अगर क्वेश्चन हम बताएं तो ध्यान दीजिएगा, पहले इसको अच्छे से हम लिख दें 196। अब अगला हम क्वेश्चन करें क्वेश्चन नंबर 3। तो याद एक बात रखिएगा कि ये रफ का काम है, ये हम रफ में करेंगे, लेकिन क्वेश्चन हम लोग ऐसे बनाएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन 255 में कितना से भाग करना है 867 से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 255 और यहाँ पर कितना लिखेंगे 867। अब ध्यान दीजिए अगर हम भाग देने जाए तो ये आपका चला जाएगा कितना 3 मर्त में। तो 3 मर्त में हो जाएगा 3 बचे 15 के 5 हाथ में लगा 1। यहाँ पर देखिए 3 बचे 15 और एक 16 के 6 हाथ में लगा 1, 3 दूना 6 1 7। फिर इसको हम घटाना जाए तो 7, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 7 में से 5 गया 2 बचा, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, ये हो जाएगा 102। अब स्टेप नंबर 1 क्लियर। फिर स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे कि 102 में अब हम 255 से भाग करेंगे। तो 255 से भाग करेंगे तो ये आपका चला जाएगा 2 मर्त में, क्योंकि ये हो जाएगा 2 मर्त में 2 दूना 4, 0 के 0 और 2 एकम 2, 204 हो जाएगा। फिर हम घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर आ जाएगा 5 और ये कट गया। अब फिर ये 2 स्टेप हुआ। अब हम तीसरा बात करें तो फिर 51 में हम 102 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 51 दूना 102। अब फाइनली मेरा यहाँ 0 आ गया। अब स्टेप खत्म। तो मेरा 3 स्टेप आया, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप। और आपको पता है कि जो थर्ड स्टेप वाला हो जहां 0 आ जाता है उसके ऊपर वाला क्या कहलाता है एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना है 51। अगर हम इसको स्टेप में लिखेंगे तो लिखेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट, ये लिखेंगे 867 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 255 गुणे क्यू, क्यू का मान कितना है 3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 और प्लस यहाँ देखिए आर का मान कितना है 102, यहाँ लिखेंगे 102। ये मेरा स्टेप नंबर फर्स्ट था। अगर हम बात करते हैं स्टेप नंबर सेकेंड का, तो स्टेप नंबर सेकेंड कौन है, यहाँ देखिए एक 255 काम करेगा, ए क्या था लिखेंगे 255 बराबर, यहाँ देखिए बी का काम कौन करेगा 102, तो लिखेंगे 102 गुणे क्यू का काम कौन करेगा 2 और प्लस यहाँ देखिए आर का काम कौन करेगा 51। तो ये हुआ स्टेप नंबर सेकेंड। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर थर्ड। तो देखिए स्टेप नंबर अगर हम थर्ड लिखे तो स्टेप नंबर थर्ड में ये ए का काम 102 करेगा, तो यहाँ लिखेंगे 102 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 51 गुणे 2 और प्लस में 0। अब जहां 0 आया इसके साइड वाला हमारा क्या कहलाता है एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर कितना आ गया 51, यही मेरा आंसर। तो इस तरीका से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 किए, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम अगले क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आप ध्यान से देखिएगा, कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 और 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। कह रहा है जहां q कोई पूर्णांक है। अब सबसे पहले ये आप ध्यान दीजिएगा कि किसी भी क्वेश्चन को करते समय लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे हमें बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए। अगर हम एक बार लैंग्वेज वाले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो कोई क्वेश्चन हमसे गलती नहीं होगी। यहाँ पर कह रहा है जहां q कोई पूर्णांक है, मान लीजिए कि q हम पूर्णांक मानते हैं
0 1 2 3 4 5 डॉट, ये सब कौन सा नंबर है? सब ये पूर्णांक संख्या है। लेकिन पूर्णांक संख्या -1 भी होती है, 2 भी होती है, 3 भी होती है, लेकिन 1 2 -1 2 हम नहीं लिए। पता है क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ धनात्मक की बात कही है, पॉजिटिव की बात कही है, निगेटिव की बात नहीं कही है। तो हम इसलिए मान लिए Q 0 1 2 3। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 6Q+1 या 6Q+3 6Q+5 के रूप का होता है। यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 6Q+1 और 6 और Q का मान हम यहाँ पर अगर 0 रखते हैं तो अगर प्लस फिर इसमें एक ऐड करते हैं तो ये दोनों गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, कितना? 1। फिर हम 6Q लेते हैं और +1 6 और Q का मान हम एक बार का लेते हैं 1 और फिर हम इसको ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 7। एक बार हम Q का मान 2 लेते हैं तो 6 गुणे 2 फिर 1 रखते हैं, फिर तो ये गुणा करते हैं तो 6 दूना 12 1 13। यानी यहाँ से ये पता चल रहा है कि जितने भी हमारे नंबर आ रहे हैं ये सब कौन से नंबर है? विषम धनात्मक पूर्णांक है। देखिए, एक 2 भी एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा 7 भी एक विषम धनात्मक पूर्णांक है और 13 भी एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक आ रही है। अब इस क्वेश्चन को हम करें कैसे? तो हम कल के पिछले वाले क्लास में आपको हम यूक्लिड विभाजन बताए थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना बताए थे। अगर नहीं सीखे हैं तो 1 मिनट में उसको रिवीजन कीजिए। जैसे हम एक नंबर लिखते हैं, 3 में हम 7 से भाग करते हैं तो 2 नंबर है, तो यूक्लिड विभाजन, ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहता है कि 2 धनात्मक पूर्णांक, एगो 7 है एगो 3 दिया रहे, तो यहां पर लिखेंगे 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी। अब यहां ध्यान दीजिए, 2 धनात्मक पूर्णांक दिया है, एक तो 7 एक तो दिया है 3, तो 7 को हम लोग मानते हैं A और 3 को हम लोग का मानते हैं B। तो यही लिखे हैं कि 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय संख्या Q और R विद्यमान है। अब आप एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब हम इसको भाग करते हैं तो देखिए, जब हम इसको भाग करते हैं तो क्या आता है? जैसे 3 नहीं हो जाएगा 6, बचा कितना? 1। तो 2 नंबर दिया रहता, पहले से A दिया था B दिया था, तो वही हम लिखे थे A और B दिए रहने पर 2 नंबर और मिलता है, एक तो यहाँ पर मिलता है Q और यहाँ पर मिलता है R, और इसीलिए लास्ट में लिखे हैं कि ऐसी अद्वितीय संख्या Q और R विद्यमान, मतलब 2 नंबर दिया रहे उसमें भाग करेंगे तो 2 नंबर और शामिल होता है, और यही कहलाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो हम इतना लिखने के बाद से क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हमको इतना लिखना पड़ेगा। तो ये कहां से लिखे आपको समझ में आ गया, और उसके बाद से आपको पता है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको लिखते हैं A बराबर BQ प्लस R, 0 से बड़ा या बराबर R और R से बड़ा B, क्योंकि यही शर्त हम लिखे थे। जैसे कि यहाँ से हम भाग करे थे ना, कितना 7 था तो 3 दूना 6, तो 1 बचा तो इसको A लिखते हैं, इसको हम B लिखते हैं, इसको हम Q लिखते हैं, इसको हम R लिखते हैं। तो यही लिखे थे A BQ और प्लस में क्या लिखे थे हम लोग? R लिखे थे। यही शर्त यहाँ पर लिखे थे, और इतना आपको ऐसे क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। तो अब आइए हम आगे क्वेश्चन करने। तो ध्यान दीजिए इधर, यहाँ पे हम लोग क्या लिखे? यहाँ पर हम शर्त लिख दिए। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि 6Q+1। जब हम 6Q+1 लिखेंगे इसका मतलब ये हुआ कि Q के साथ में B है और यहाँ पर Q के साथ में भी B है। तो यहाँ पर Q के साथ में 6 है और यहाँ पर Q के साथ में B है, इसका मतलब कि यहाँ से B का हमको मान निकालना होगा, तो कितना होगा? 6। यानी ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमको B का मान ज्ञात करना होता है। जब हम B का मान ज्ञात कर लेते हैं फिर हम क्वेश्चन पे रखते हैं। तो आपको पता चल गया कि B का मान कितना आ गया? 6 आ गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि माना कि
b इजकल टू 6। अब यहां देखिए, यहाँ पर a बराबर b का मान कितना रखेंगे 6, तो 6 क्यूब बन जाएगा और r, और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 0 से बड़ा और बराबर r, और r से जो ये b का मान कितना दिया है, अभी b का मान हम लोग कितना माने हैं 6। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले शर्त ज्ञात करना पड़ेगा कि r का कितने मान पॉसिबल होंगे, और जितने r का मान पॉसिबल होंगे उतना ही हमारा केसेस बनेगा और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे r से बड़ा 6 है, यानी कहने का मतलब कि r का मान हम 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, लेकिन 6 नहीं लेंगे, क्योंकि r से बड़ा कह रहा है। अगर r के बराबर कहता तो हम 6 ले सकते थे, लेकिन अगर ऐसे यहाँ रह रहा है कि r से बड़ा 7 है, तो हम r का मान कितना ले सकते थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ले सकते थे, यानी यहाँ जितना नंबर दिया है उससे एक नंबर कम लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी बात आपको A to Z समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से हमारा किसका मान निकल गया, r का मान। तो r का मान क्या निकल गया यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कितने केस पॉसिबल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 केसेस बनेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे केस नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे केस नंबर 1, r बराबर सबसे पहले क्या रखेंगे 0, तो लिखेंगे r बराबर 0 हो तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो r बराबर 0 समीकरण 1 यही ना, a बराबर 6 क्यूब प्लस r, तो लिखेंगे a बराबर 6 क्यूब प्लस r। अब यहाँ देखिए a बराबर 6 क्यूब और r का मान यहाँ पर कितना है 0, तो 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा a बराबर 6 क्यूब, ये तो 0 खत्म। अब आप एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि 6 क्यूब, एक अगर हम 6 क्यूब को 2 से भाग करें, 6 क्यूब को 2 से भाग करें, तो ये हो जाएगा 2 3 6, यानी 6 क्यूब 2 से भाग हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ आपका, इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 क्यूब 2 से भाज्य हो रहा है, और जो नंबर 2 से भाज्य होता है ना, वो विषम घनात्मक नहीं कहलाता है, वो सम घनात्मक कहलाता है। तो हम लिखेंगे 6 क्यूब 2 से भाज्य है, इसलिए 6 क्यूब विषम, सॉरी सम, यहां पर क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, सम धनात्मक पूर्णांक है। आया बात समझ में, ये विषम नहीं है, सम धनात्मक पूर्णांक है। अब हम बात करते हैं केस नंबर 1 बन गया, अब हम केस नंबर 2 1 लेकर बनाएंगे, लिखेंगे केस नंबर 2, यहां पर लिखेंगे r बराबर 1 हो तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 वही है, a बराबर 6 क्यूब प्लस r। यहां देखिए a तो a 6 क्यूब और r का मान अब कितना रखेंगे 1। अब ये ध्यान दीजिए 6 क्यूब प्लस 1 क्या कभी 2 से भाज्य होगा, 2 से कटेगा नहीं, कट सकता है, इसीलिए 6 क्यूब प्लस 1 कौन नंबर है, विषम पूर्णांक है। यहाँ पे लिखेंगे 6 क्यूब प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए 6 क्यूब प्लस 1 विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो ये केस कितना बन गया 2, और केस नंबर 2 में देखिए एक बात आ गया कि 6 क्यूब प्लस 1 कौन सी नंबर है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। इसी प्रकार से केस नंबर 3 हम क्या लेकर बनाएंगे, r का मान 2, तो लिखेंगे केस नंबर 3 में, इधर ध्यान दीजिए, लिखेंगे केस नंबर 3 r इजकल टू क्या होना चाहिए 2, तो r इजकल टू 2 तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है a बराबर 6 क्यूब प्लस r, ध्यान दीजिए तो a 6 क्यूब और r का मान कितना है 2 है।
अब ध्यान दीजिए, 6 क्यूब + 2 ये 2 से कट जाएगा। अगर आपको ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 एकम 2, यानी 6 क्यूब + 2 2 से भाज्य है, इसीलिए विषम धनात्मक नहीं है, सम धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको कि 6 क्यूब + r, यहाँ पे एक स्टेप लिख दीजिए, बढ़ा दीजिए, ध्यान दीजिए, a बराबर 6 क्यूब + r का मान कितना है 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 क्यूब + 2, 2 से क्या है भाज्य है, इसलिए 6 क्यूब + 2 सम धनात्मक पूर्णांक है। इतना मत समझ में आ गया कि 6 क्यूब + 2 कौन सा धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है। तो केस नंबर 3 हो गया। अब केस नंबर 4 में हम क्या लेंगे, r का मान 3। यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन लंबा तो होता है लेकिन स्टेप बाय चलेंगे ना तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और आराम से इजी तरीका से आपसे बन भी जाएगा। तो अब r का मान हम लेंगे 3, तो यहाँ पर केस नंबर लिखेंगे 4, केस नंबर 4, और लिखेंगे r = 3 हो तो समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 वही है, a बराबर 6 क्यूब प्लस में r, तो a तो a 6 क्यूब, अब r का मान कितना रखेंगे 3 रखेंगे। तो r का मान 3 रखेंगे तो देखिए 6 क्यूब + 3, क्या ये 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, ये तो कट जाएंगे लेकिन 3 नहीं कटेंगे। तो हम लिखेंगे 6 क्यूब + 3 2 से भाज्य नहीं है, अतः 6 क्यूब + 3 विषम धनात्मक पूर्णांक है। यानी ये कौन सा धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो आप ध्यान देते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 6 क्यूब + 1 यहाँ है और 6 क्यूब + 3 दो प्रूफ हो गया, एक 6 क्यूब + 1 हो गया और 6 क्यूब + 3 हो गया। अगला हमारा क्या आना चाहिए 6 क्यूब + 5। तो केस नंबर अगला हम चलेंगे 4 पर। तो एक काम करिए आप कि इसको एक बार हमको इरेज करना पड़ेगा, कैसे कि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। अगर हम इसको सेलेक्ट करके छोटा कर दें, ध्यान दीजिए थोड़ा सा हम क्वेश्चन को छोटा कर दिए। अब यहाँ पर हम केस नंबर कितना करेंगे, केस नंबर मेरा कितना हो चुका था 4 हो चुका था, और 4 में हम लोग क्या रखे थे 3। अब केस नंबर 4 में हम लोग क्या रखेंगे, r का मान 4 रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे केस नंबर 4, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखेंगे केस नंबर 5, r = 4 हो तो। अब ध्यान दीजिए, अब r का मान हम कितना ले लिए 4, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, a बराबर 6 क्यूब + r, a बराबर 6 क्यूब और r का मान कितना है 4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 6 क्यूब + 4 ये 2 से डिवाइड हो जाता है। अगर 6 क्यूब + 4 को हम 2 से डिवाइड करना चाहें, ध्यान दीजिए यहाँ पे 6 क्यूब + 4 को हम कितना से डिवाइड करना चाहें 2 से, तो ये देखिए ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 2 3 6 2 दूना 4, इसलिए ये सम धनात्मक पूर्णांक है। तो लिखेंगे 6 क्यूब + 4 2 से क्या है भाज्य है, इसलिए 6 क्यूब + 4 सम धनात्मक पूर्णांक है।
ये बात आपको समझ में आ गया कि अब ये समघनात्मक पूर्णांक है। अब एक केस और बनेंगे, केस नंबर लास्ट जिसको हम बोलेंगे केस नंबर 6 और आर का मान हम कितना लेंगे 5। तो यहाँ पे लिखेंगे केस नंबर 6 आर बराबर 5 हो तो समीकरण 1 से, फिर हम लिखेंगे समीकरण 1 ए बराबर 6q प्लस आर। ध्यान दीजिए ए तो ए 6q और आर का मान अब कितना रखना है 5। अब देखिए 6q प्लस 1 6q प्लस 5 क्या 2 से डिवाइड होंगे? नहीं होंगे। तो लिखेंगे 6q प्लस 5 2 से भाज्य नहीं है, अतः 6q प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है। ध्यान दीजिए, तो अब हमारे इतने केस में 3 केस मिल गए होंगे, एक 6q प्लस 1 भी मिला होगा, एक 6q प्लस 3 भी मिला होगा और एक 6q प्लस 5 मिला होगा। और फाइनली इस तरीका से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे और जितने आर का मान होंगे उतना ही केसेस बनाएंगे और इजीली तरीका से ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आएगा भी। तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन था 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, जो आर्मी हम बोल सकते हैं, आर्मी के टुकड़े को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड, यानी कहने का मतलब ये है कि 32 सदस्यों वाले आर्मी का एक बैंड है जो आगे बजाकर चल रहा है। कह रहा है दोनों समूहों को समान संख्या स्तंभों में मार्च करना है। यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों, जैसे आर्मी के अगर बैंड वाले 3 गो आगे हैं तो इसके पीछे कितना लगना है 3-3 का मतलब कूलम बनाकर चलना है। तो कह रहे हैं आगे कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। आप लोग देखे होंगे आर्मी की टुकड़ी या कोई भी सेना जब चलती है ना तो एक समान स्तंभ वाले समान रो में स्तंभ में मार्च करते हुए चलती है। कहने का मतलब है कि वो सीक्वेंट तरीका से चलती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आगे 3 है तो इसके पीछे कितने होंगे 3 होंगे, अगर आगे 4 है तो पीछे भी कितने की लाइन होंगी 4 की लाइन होंगी। तो अधिकतम संख्या ज्ञात कर रहा है तो बहुत इजी है, इसका क्या कर दीजिए, अगर हम HCF निकाल देते हैं तो ये अपना काम बन जाएगा। तो इसको अगर हम क्या ज्ञात कर दे HCF, तो हम लिखेंगे क्या है यहाँ पे 32, कितने सदस्य वाली 32 और टोटल कितना है 616। तो हम 32 में 616 से भाग करेंगे तो ये कर रहे हैं 32 में 64, एक मर्त में चला जाएगा, 32 से कम 32। यहाँ देखिए एक में से 2 तो नहीं जाएगा तो एक हासिल लेंगे तो 11 में से 2 गया तो कितना हो गया 9। यहाँ पर 5 बच गया, 5 में से 3 गया तो कितना हो गया 2। फिर यहाँ पर क्या उतारेंगे 6। अब ये लगभग चला जाएगा आपका 32 9, हाँ 9 मर्त में चला जाएगा। देखिए 9 दूना 18 के 8 हाथ में लगा 1 और 9 3 27 1 28, ये आपका हो गया 6 में से 8 तो नहीं जाएगा तो एक हासिल लेंगे तो 16, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे ये कट गया और ये भी कट गया। अब 8 बच गया, एक स्टेप क्लियर। फिर दूसरे स्टेप में हम 8 में किससे भाग करेंगे 32 से, तो ये हो जाएगा 8 चौका 32 और यहाँ आ गया 0 और 0 जब आता है उसके ऊपर वाला क्या कहलाता है HCF। तो HCF और कितना आ गया 8। तो अधिकतम संख्या कितनी मार्च करेगी 8। अगर हम इसको स्टेप में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे फर्स्ट स्टेप क्या है 616 बराबर 32 गुणे 19 और प्लस में क्या बचा है यहाँ पर, प्लस में बचा है आपका 296। अगला हम लिखेंगे स्टेप नंबर सेकेंड। तो स्टेप नंबर सेकेंड में क्या है आप देखिए यहाँ पर प्लस में, यहाँ देखिए प्लस में यहाँ पर 8 बचा है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, माइनर मिस्टेक, ध्यान दीजिए। यहाँ पे प्लस में कितना बचा है क्योंकि ये ना एक स्टेप यहाँ ना कंप्लीट हो रहा है और जहां कंप्लीट होता है वहां को हम बोलते हैं। यहाँ पे प्लस में कितना बचा है 8। फिर हम देखिए अगला स्टेप इसको लेंगे ना तो लिखेंगे
32 बराबर इसको लेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुणे ये हो जाएगा 4 और प्लस में 0। तो दो स्टेप में, और जहां 0 है उसके ऊपर वाला क्या कहलाता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर कितना आ गया 8। और ऐसे कहीं क्वेश्चन पूछे अधिकतम संख्या पूछे तो अधिकतम संख्या मतलब क्या होता है, एचसीएफ। हम किसी नंबर का दो नंबर का एचसीएफ ज्ञात कर देंगे और वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या 4 क्या कह रहा है। अब ध्यान दीजिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको क्या करना है, वर्ग करना है किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m+1 के रूप का होता है। ये जो संकेत दिया है, ये संकेत कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ आपको संकेत दे दिया है। संकेत देना मतलब क्वेश्चन को आधा सॉल्व कर देना। संकेत में कह रहा है कि मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में संकेत दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि हम मान लेंगे कि 3q+1 और 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है, और मानकर हम लोग m को क्या मान लेंगे, q, इसीलिए ये संकेत दिया हुआ है। चलिए हम क्वेश्चन को यहां तक सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखेंगे। तो आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। हम लिखते हैं सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में लिखते हैं दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय संख्या Q और R विद्यमान है। और हम इसका शर्त क्या लिखते हैं, शर्त लिखते हैं a बराबर BQ+R 0 से बड़ा या बराबर R और R से बड़ा B। अब यहाँ पे इतना बात हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय में लिख देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय। अब ध्यान ये देना है हमको कि हमको यहाँ पर जो 3m है, क्या है 3m है, तो यहाँ पे Q का जो काम कर रहा है वो m कर रहा है, और जो 3 का काम कर रहा है वो b हो रहा है, तभी तो यहाँ पर BQ बन रहा है, और BQ के जगह पर 3m दिया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 3m का मतलब m का मतलब q और b का मतलब 3, यानी b का मान हमें यहाँ से पता चल गया कि b का मान कितना दिया हुआ है, b के मान 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन से b का मान पता करते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं कि b बराबर कितना दिया है 3। तो यहाँ मान लेंगे कि माना कि b बराबर 3। अब यहाँ देखिए a बराबर b का मान कितना दिया है 3, तो 3q और प्लस में हम क्या लिखते हैं r, और इसको हम लोग लिख लेते हैं कि समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, बात ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 0 से बड़ा और बराबर r और r से बड़ा b का मान यहाँ पर कितना दिया है 3। तो यहाँ r का मान हम लिखना चाहें तो एक बार 0 होगा, 1 होगा, और एक बार कितना होगा 2। तो यहाँ पर r का मान क्या क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए 0, 1 और 2, 3 r का मान होंगे, और जितने r का मान होता है उतना ही केस बनते हैं। तो यहाँ पर कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लिखेंगे केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, और केस नंबर फर्स्ट में r का मान क्या लेंगे, पहले 0, और लिखेंगे r बराबर 0 हो तो लिख लेंगे समीकरण 1 से। अब आपको ध्यान ये होना चाहिए कि समीकरण 1 क्या है, a बराबर 3q+r, तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 3q+r। अब यहाँ पर ध्यान ये दीजिएगा कि a बराबर 3q और प्लस r, r का मान कितना दिया है 0,
अब यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 3q और क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर। तो वर्ग करिएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का ए स्क्वायर और 3q का स्क्वायर करिएगा तो 3 3 का 9q स्क्वायर। लेकिन हमें 9q स्क्वायर में नहीं लिखना है, हमें इसको लिखना है 3m के रूप में। किसके रूप में लिखना है, 3m। तो यहां से अगर हम 3 को 9 को तोड़े तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3, तो यहां से 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3q स्क्वायर। इससे फायदा ये होगा कि 3q स्क्वायर को हम लोग m मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 3q स्क्वायर को हमने क्या माना, m। और जैसे ही हमने 3q स्क्वायर को इतना को m माना तो सिर्फ क्या बच गया, 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3a स्क्वायर और यहाँ पर 3 और ये सबको हमने क्या माना है, m। तो ये हो जाएगा 3m और इसी के रूप का आ गया। तो इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे जो भी यहाँ पाएगा उसको कॉमन करके 3 को सबसे पहले हमको किसके रूप में लिखना है, 3 के रूप में। तो 3 को कॉमन करेंगे, बाकी चीजों को हम m मान लेंगे, सिंपल सा आ गया। अब केस नंबर ये था 1। अब देखिए, अब हम लिखेंगे केस नंबर 2। ध्यान दीजिए, अब केस नंबर 2 में r का मान कितना लेंगे, 1। तो लिखेंगे केस नंबर 2 r बराबर 1 हो तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, a बराबर 3q प्लस r। अब ध्यान दीजिए, a तो a 3q, अब r कितना है, 1 है, तो लिखेंगे 1। अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे वर्ग करने पर। अब इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम इसको छोटा करते हैं तो थोड़ा सा जगह मिल जाता है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर। तो जब हम इसका वर्ग करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिए, ये 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर का a स्क्वायर। यहाँ से ये हमें प्राप्त हो गया कि यहाँ पर 3 जो q है ये a का काम करेगा, जो 1 है ये b का काम करेगा। यहाँ से एक चीज प्राप्त होता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाता है, और a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 3q की जगह पर हम a की जगह पर 3q रखेंगे और b की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और यहाँ से एक छूट गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये चीज हमें मिल गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर है प्लस है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस 2 गुणे, यहाँ देखिए a का मान 3q है तो यहाँ पर रखेंगे 3q, और b का मान 1 है तो 1, और फिर b का मान 1 है तो 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर। देखिए b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 3 का 9q स्क्वायर प्लस देखिए 3 गुना 6q और प्लस में 1। लेकिन हमको इसके रूप में नहीं लिखना है, हमको लिखना है 3a प्लस 1 के रूप में, 3m प्लस 1 के रूप में। तो हम इसको मानेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम a स्क्वायर और यहाँ पर 3 कॉमन कर लेंगे, 9 में से 3 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस इसमें से ये 6 है, ये टूटेगा 3 गुणे 2 में, तो 3 कॉमन हो गया तो यहाँ पर 2q बच गया और प्लस में क्या बच गया, 1। इससे फायदा ये हुआ कि a स्क्वायर 3m प्लस 1 आ गया। कैसे, क्योंकि हम ये सबको का मान लिए, सबको m मान लिए। आप ध्यान दीजिएगा तो इस सबको हम लोग क्या मान लिए, m। तो यहाँ पर लिखेंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम लोग क्या माने हैं, m। इसका मतलब ये हुआ कि सबको m माने तो 3 तो 3 और ये हो जाएगा m और प्लस में 1। तो ये भी इसके रूप का हम लोग लिख दिए। ये था केस नंबर 2। अब हम करेंगे केस नंबर 3। केस नंबर 3 में अब r का मान हम कितना लेंगे, 2। तो यहाँ पर लिखेंगे केस नंबर 3 r बराबर 2 हो तो समीकरण 1 से। समीकरण 1 है a बराबर 3q प्लस r।
अब ध्यान दीजिए a बराबर 3q और r यहाँ पर कितना दिया है 2। अब इसका भी हम क्या करेंगे वर्ग, तो लिखेंगे वर्ग करने पर। अब ध्यान दीजिए जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब ध्यान दीजिए ये जो काम करेगा ये a का काम करेगा, ये जो काम करेगा b का काम करेगा, तो यहां से बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर। फिर इस पे हम तोड़ेंगे, ध्यान दीजिए a स्क्वायर तो कितना का स्क्वायर, हम a स्क्वायर का a स्क्वायर लिखेंगे 3q का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद से प्लस में देखिए 2ab तो 2 का 2 और a का मान कितना दिया है 3q और b का मान कितना दिया है 2 और प्लस 2 का क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर है और b का मान कितना दिया है 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर 3 तरीका ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस में 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 3 दूना 6 6 दूना 12q और प्लस में 2 दूना 4। अब यहाँ से हमें इसके रूप में नहीं लिखना है, हमें 3m प्लस 1 के रूप में लिखना है। इसका मतलब ये है कि हम इसमें कुछ कॉमन करेंगे। कॉमन क्या करेंगे, हम लोग इसमें 3 कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन करेंगे 3। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम इसमें a बराबर a स्क्वायर बराबर इसमें 3 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तरीका 9 3q स्क्वायर प्लस 3 चौका 12, यहाँ पर 3 चौका 12 होगा, 3 कॉमन हो गया तो 4q बच गया और प्लस में यहाँ देखिए यहाँ तो कुछ कॉमन होगा नहीं तो प्लस में क्या लिख देंगे 4। यानी लास्ट में हम लोग इस सबको क्या मान लेंगे, ये सबको हम लोग m मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3q स्क्वायर प्लस 4q और यहाँ पर लिखेंगे ये सबको हम लोग क्या माने m। इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर बराबर 3m और यहाँ पे एक बात और देखिए हमको 3m प्लस 1 के रूप में लिखना है ना, तो इसको थोड़ा सा आप एक बात ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम लोग तोड़े नहीं, आप तोड़ दीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि एक स्टेप इसको और बढ़ाइए। ध्यान दीजिएगा एक स्टेप अगर हम और बढ़ाते हैं तो हमें फायदा ये होता है कि a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस ये देखिए 12q और इससे यहाँ पर हम 4 को लिखते हैं 3 प्लस 1। 3 प्लस 1 लिखने से फायदा ये होगा कि हमें 3 प्लस m प्लस 1 के रूप में लिखना है। तो अगर हम इसमें से 3 कॉमन लेकर सबको m मान लेते हैं तो m के रूप का आ जाएगा। इससे फायदा मेरे को यही हुआ। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान दीजिए, इसको हम लोग थोड़ा सा साइड करते हैं पहले यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा अगर इसको हम थोड़ा सा साइड करके और यहाँ पे हम ये चीज लिख देते हैं कि a स्क्वायर बराबर यहाँ पे देखिए इसमें से 9 में से 3 कॉमन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3q स्क्वायर और प्लस में ये हो जाएगा 3 चौका 12q और प्लस में ये कितना हो जाएगा 3 और प्लस में 1 लिखते हैं। इससे फायदा ये हुआ कि हम सबको क्या मान लेंगे m। तो सिंपल सी बात है, तो m सबको मान लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3m और प्लस में 1, क्योंकि हम सबको क्या मान लिए m मान लिए। सिंपल। तो इस तरीका से अगर जितने केस बनेंगे उतने हम केस बनाकर इस क्वेश्चन को करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप करना है और एक भी मिस्टेक नहीं करना है और पक्का आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। यानी एक भी क्वेश्चन अगर गलती नहीं करते हैं, एक भी स्टेप गलती नहीं करते हैं तो कोई आपका नंबर नहीं काट सकता है। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर ये हो गया 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी घनात्मक पूर्णांकों का घन। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अब घन आपको करना है। घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है, आपको दर्शाना है। अच्छा सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बात किया है तो सबसे पहले मेरा प्रेफरेंस ये बनता है कि हम लिख ले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो आपको पता है हम लोग लिखेंगे सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। हम लिखेंगे कि ध्यान दीजिए दो धनात्मक
पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय संख्या Q और R विद्यमान है। इतना हम लिखेंगे, ठीक है। इसका शर्त लिख लेंगे कि A बराबर BQ प्लस R 0 से बड़ा या बराबर R और R से बड़ा B। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले हम 9m पर ध्यान देंगे। तो 9m पर ध्यान देंगे तो m काम कर रहा है यहाँ पर B का, और सॉरी m जो काम करेगा वो Q का काम करेगा, और जो m 9 काम करेगा ये आपका करेगा B का काम। अब ध्यान ये दीजिए कि यहाँ पर 9m है, यहाँ पर BQ है। तो BQ के बात करें तो Q का काम M करेगा, B का काम 9 करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम B बराबर 9 मानते हैं तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे 9 को तोड़ कर नहीं दिया है, 9 को तोड़ा नहीं है। अगर 9 को हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9। अब ये टूटा तब B के मान यहाँ से हम 3 लेंगे, ना कि 9। अगर 9 लेते हैं तो गलत हो जाएगा, हम B के मान एक्चुअली क्या लेंगे, 3 लेंगे। और ऐसे क्वेश्चन दिया रहे और क्वेश्चन टूटा नहीं हो, सबसे पहले हम नंबर को तोड़ेंगे, उसके बाद B का मान हम ज्ञात करेंगे। तो आपको पता चल गया कि यहाँ से B का मान क्या है, 3 है। तो हम सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में B का ही मान ज्ञात करते हैं, और हमको पता चल गया कि B का मान कितना है, 3 है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना कि B बराबर 3, B बराबर 3 मानेंगे तो ये हो जाएगा A बराबर 3Q प्लस में हो जाएगा R, और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 0 से बड़ा या बराबर R और B का मान यहाँ पर कितना है, 3। अब देखिए यहाँ पर R कितने निकलेंगे, यहाँ पे R एक बार तो हो सकता है आपका 0, एक बार 1 होगा, एक बार 2 होगा, यानी यहाँ पर R 3, क्योंकि ये R जो है वो 3 बड़ा है, इसीलिए एक बार 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, लेकिन 3 नहीं लेंगे। तो 3 केस बनेंगे, एक बार 0 रखकर, 1 रखकर, 2 रखकर। सबसे पहले हम केस बनाएंगे और लिखेंगे केस नंबर फर्स्ट, लिखेंगे R बराबर 0 हो तो समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 यही ना है, A बराबर 3Q प्लस R, तो लिखेंगे A बराबर 3Q प्लस में R। अब ध्यान दीजिए R का मान हम क्या रखेंगे, 0, तो ये हो जाएगा A बराबर 3Q और R का मान क्या रखेंगे, 0, तो यहाँ हो जाएगा A बराबर 3Q। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको इस नंबर को क्या करना है, घन करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घन करने पर, जब हम इसको घन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा AQ, और ये हो जाएगा 3Q का Q, और 3Q तो ये हो जाएगा AQ का AQ, और 3 3 त्रिका 9 9 3 27, क्योंकि 3 गुणे 3 गुणे 3 3 त्रिका 9 9 3 27, ये हो जाएगा 27Q का Q। अब यहाँ देखिए AQ का AQ हमको लिखना किस रूप में है, 9m प्लस 1 के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसमें से 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3Q का Q, क्योंकि अगर हम 27 को 2 भागों में तोड़े तो ध्यान दीजिए ये 2 भागों में टूटेगा तो एक हो जाएगा 9 और एक हो जाएगा 3, और हमको निकालना क्या है, 9। तो 9 को कॉमन कर लिए और 3 को बीच में रख लिए। इससे हमें फायदा ये होगा कि हम मान लेंगे 3Q का Q बराबर मान लेंगे m। अब हम इतना पार्ट को जब हम m माने हैं तो यहाँ पर लिखेंगे AQ बराबर 9m, ये 9m के रूप का निकल कर आ गया केस नंबर 1। इसी प्रकार से हम लोग सेम इसी प्रकार चलेंगे और लिखेंगे केस नंबर 2, और केस नंबर 2 में अब R का मान हम लोग एक बार 0 लिए हैं, तो अब केस नंबर 2 में R का मान 1 लेंगे, लिखेंगे R इक्वल टू 1 हो तो समीकरण हम लोग 1 से चलेंगे। और ध्यान दीजिए हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 1, ध्यान दीजिए समीकरण 1 क्या है, A बराबर 3Q प्लस R, हम लिखेंगे A बराबर 3Q प्लस में R। अब A तो A 3Q, और यहाँ पर R का मान अब कितना रखेंगे, 1, तो ये हो जाएगा 1। अब इसको भी हम घन करेंगे तो लिखेंगे घन करने
पर जब हम इसका घन करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब, ये हो जाएगा 3 क्यूब + 1 का होल क्यूब। अब ध्यान दीजिए ये a + b का होल क्यूब बन गया है, क्योंकि ये जो ऊपर वाला है a 3 क्यूब a का काम करेगा, इस साइड वाला b का काम करेगा, तो ये बन गया a + b का होल क्यूब। और a + b का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब + 3a² b + 3ab² + b क्यूब। अब इसी पे हम लोग इस क्वेश्चन को तोड़ेंगे, ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर देगा a क्यूब, a कितना है 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 क्यूब का क्यूब प्लस में 3 गुणे a स्क्वायर, a कितना है 3 क्यूब है, तो हम लिखेंगे 3 क्यूब का स्क्वायर, यहाँ पर गुणे b, b का मान कितना है 1, प्लस में ध्यान दीजिए 3 गुणे a का मान कितना है 3 क्यूब है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 क्यूब, और b स्क्वायर है और b का मान कितना है 1, तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस में डालकर, यहाँ पर ध्यान दीजिए b क्यूब है और b का मान कितना है 1, तो हम 1 का क्या करेंगे क्यूब कर देंगे। अगर हम इसको सॉल्व करना चले तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 3 3 का 9, 9 3 27, तो ये हो जाएगा 27 क्यूब का क्यूब, प्लस में याद रखिए 3 को हम 3 को स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9 और 9 3 27, तो ये हो जाएगा 27 क्यूब का स्क्वायर, प्लस में यहाँ ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 3 3 का 9 और क्यूब, तो ये हो जाएगा 9 क्यूब और प्लस में 1 क्यूब का 1 हो गया। अब यहाँ पे हमें इस रूप में लिखना है 9m + 1 के रूप में। तो एक बात आप यहाँ से गौर फरमाइएगा और गौर कीजिएगा, अगर हम यहाँ से 9 कॉमन कर लें, 9 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 27 क्यूब क्यूब अंदर में, फिर ये 9 3 27 क्यूब स्क्वायर, फिर जब हम यहाँ से 9 कॉमन कर लिए तो सिर्फ यहाँ पर क्यूब बचा और प्लस में 1 लिखेंगे। इससे फायदा ये होगा कि हम ये सबको मान लेंगे m, जब सबको m मान लेंगे तो 9m + m के रूप में आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9m + 1, क्योंकि हम लोग इतने पार्ट को क्या माने हैं 3 क्यूब क्यूब + 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब, ये सारे पार्ट को हम लोग क्या माने हैं, सब पार्ट को हम लोग माने हैं m, तो लिख देंगे ये सारे पार्ट को हम लोग m माने। ध्यान दीजिए ये सारे पार्ट को बराबर m, ठीक है। इस वजह से हमारा कितना आ गया 9m + 1, तो ये केस नंबर 2 बना। अब केस नंबर 3 बनेगा m के, अब यहाँ पर केस नंबर 3 बनेगा r का मान कितना लेंगे 2, तो यहाँ पे इसको पहले क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा छोटा करते हैं, ध्यान दीजिए इसको हम लोग ध्यान दीजिए, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा किए, तो अब यहाँ पे हम लोग केस नंबर लिखेंगे 3, और केस नंबर 3 में हम r का मान क्या लेंगे 2, तो लिखेंगे r बराबर 2 हो, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 है a बराबर 3 क्यूब प्लस में r। अब ध्यान दीजिए a तो a, 3 क्यूब तो 3 क्यूब, और r का मान अब क्या रखेंगे 2। अब इसको भी हम क्या करेंगे घन करेंगे, तो लिखेंगे घन करने पर। जब हम इसको घन करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम इसका घन करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब और ये हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। अब ये भी यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 क्यूब का काम करेगा a, ये और ये काम करेगा b, तो ये भी बन जाएगा a प्लस b का होल क्यूब। और a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, इतना हो गया। अब एक बात आप और ध्यान दीजिएगा कि जब इतना बात समझ में आ गई तो अब इसको हम लोग इस पे तोड़ देंगे। जैसे अभी यहाँ पर हम लोग तोड़े तो a क्यूब, यहाँ पर पहले अच्छे से लिख लीजिए a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, क्योंकि यही a प्लस b का होल क्यूब होता है। ध्यान दीजिए a काम किसका करेगा 3 क्यूब का, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 क्यूब का क्यूब प्लस में 3a² b, तो 3 तो 3a² और a किसका काम करेगा 3 क्यूब का, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 क्यूब का स्क्वायर।
गुणे बी, और बी किसका काम करेगा 2 का, 2 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए फिर प्लस 3, यहाँ पर ध्यान दीजिए ए किसका काम करेगा 3 क्यू का, और बी किसका काम करेगा 2 का, तो 2 का स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर बी क्यू है और बी किसका काम कर रहा है 2 का, तो ये लिख देंगे 2 का होल स्क्वायर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे फाइनली, तो ध्यान दीजिए ये ए क्यू और यहाँ पर 3 क्यू क्यूब हो जाएगा, तो 3 3 का 9 9 3 27, तो ये हो जाएगा 27, ध्यान दीजिए 27 क्यूब का क्यूब प्लस ये देखिए 3 3 का 9 9 3 27 और 27 दूना 54, तो ये हो जाएगा 54 क्यूब स्क्वायर प्लस में ये ध्यान दीजिए 2 दूना 4 4 3 12 12 3 36, तो ये हो जाएगा 36 क्यूब और प्लस में 2 दूना 4 और 4 दूना 8, क्योंकि ये 2 के पावर 3 है ना, लास्ट में देखिए बी क्यू है, तो 2 दूना 4 4 दूना 8, ये 8 हो जाएगा। अब हम इसके किसके रूप में लिखना है 9m प्लस 8 के रूप में लिखना है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम कॉमन कर ले 9 कॉमन कर लेंगे तो 9 3 27 क्यूब हो जाएगा, प्लस ये 9 कॉमन कर लिए 54 में से, तो 9 चौका 36 का ऊपर से पता है 9 छक 54, ये 6 आ जाएगा, 6 क्यूब स्क्वायर और 9 चौका 36, ये 4 क्यूब और प्लस में हम लोग 8 लिख देंगे। इससे फायदा ये होगा कि हम ये सबको मान लेंगे, ये सबको क्या मान लेंगे m, तो सबको m मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 9m प्लस में 8 और 9m प्लस में 8, और हम यहाँ पर लिख देंगे कि 3q क्यूब प्लस 6q के स्क्वायर प्लस 4q, ये सबको हम लोग क्या माने हैं m, इसीलिए हमारा 9m प्लस 8 के रूप में आ गया। और यही हमें दर्शाना भी था कि कोई क्वेश्चन को आपको दर्शाइए कि 9m प्लस 8 का रूप का है। तो इस तरीका से हम आज प्रश्नावली 1.1 को कवर किए हैं, तो हम 1.1 को आज सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इसी प्रकार से हम लोग प्रश्नावली 1.2 के और E2 पर A to Z मैथ पढ़ेंगे, A से Z तक, और एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ भी तुरंत प्रोवाइड होगी, अभी आपको एक नंबर दिया जाएगा जिस नंबर पे आप कांटेक्ट करिएगा व्हाट्सएप नंबर पे, तो आपको पीडीएफ भी इसका मिलेगा। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। अगर आप चाहते हैं कि सच में 100 में 100 आपको एग्जाम में मार्क्स लाना है, अच्छे से मैथ्स पढ़ना है, तो आप इस क्लास को डेली देखिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और वहां से आपका कमेंट का जरूर आंसर मिलेगा, फिर ये देखा जाएगा कि आपका डाउट कहां पर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, अगले नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।